हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अरस्तु के बारे में। देखो, जो हमारे जो दार्शनिकों की सीरीज चल रही है उसमें कौन कौन से दार्शनिक कवर हो चुके हैं। सबसे पहले बुद्धा, ठीक है। उसके बाद महावीर जी स्वामी, उसके बाद हमारे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। अब जो हमारा जो अगला है, आज हम किसको पढ़ेंगे? अरस्तु को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अरस्तु को पढ़ें उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो अरस्तु हैं उनसे रिलेटेड परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य परिचय, ठीक है। अरस्तु का सामान्य परिचय पूछा, ठीक है। अरस्तु कौन है और उनका जो मुख्य दार्शनिक सिद्धांत है उसका, आपको इतने दार्शनिक सिद्धांत है उसमें कोई एक तो दार्शनिक सिद्धांत आपको लिखना था, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था कि अरस्तु के 4 कार्डिनलों का वर्णन कीजिए। किसका? 4 कार्डिनल का, ठीक है, ये पूछा था, ठीक है। उसके अलावा जो 2017 में जो क्वेश्चन आया था अरस्तु के 4 कारक बताइए। तो आप क्वेश्चनों का लेवल देख लीजिए, मतलब जो 3 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ से जो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्या आपसे पूछ सकता है? जैसे पूछ सकता है अरस्तु की प्रमुख रचनाओं के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। कोई 1, 2, 3 नंबर में रचनाएं पूछ सकता है, ठीक है। या फिर द पॉलिटिक्स पूछ ले, किसकी तो आपको किसकी रचना है ये बताना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में किस चीज़ का विवरण है ये बताना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है तो ये बताना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे विवेचन सिद्धांत, तो उसके अलावा ऐसे कई सिद्धांत हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से? अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। दूसरी बात ये और जान लें कि हम इस जो अरस्तु के टॉपिक है उसमें पढ़ने वाले क्या क्या। सबसे पहले तो परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आदर्श राज्य, या जो अरस्तु का जो राज्य सिद्धांत है, क्या राज्य सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे क्या? अरस्तु का न्याय सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, ठीक है। उसके अलावा अरस्तु में जो नागरिकता है उसकी परिभाषा क्या है, या नागरिकता के रूल क्या है, संपत्ति। उसके अलावा जो दासता का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। मध्यम मार्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, ठीक है। उसके अलावा तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे मेन चीज़ जो कवर करेंगे, ठीक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने को। सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु के परिचय की। तो जो अरस्तु का परिचय है, एक तो ये पाश्चात्य दार्शनिक है, ठीक है। इनका जो जन्म होता है 384 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? यूनान में होता है, ठीक। अब इनके जो गुरु है, ये क्रम याद रखो, SPA, ठीक है। तो जो अरस्तु के गुरु है वो है प्लेटो, ठीक है। और इनके जो शिष्य हैं वो है सिकंदर महान, ठीक है, जिसने भारत पर विजिट किया था, आपको भी पता है, ठीक है। तो सिकंदर के गुरु कौन हुए? अरस्तु हुए। उसके अलावा जो अरस्तु है वो बहुत सारी चीज़ों में इनका रोल है, जैसे कि भौतिकी के क्षेत्र में, उसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान, और इन्हें कई क्षेत्रों का फाउंडिंग फादर भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे राजनीति विज्ञान का जन्म, ठीक है, जनक इनको भी बोला जाता है। जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पूरी राजनीति, वो कौन लेके आए? अरस्तु लेके आए। उसके अलावा एक अपने प्लेटो ने एक संस्था की स्थापना की भाई, द एकेडमी। किसकी? द एकेडमी की। लेकिन इन्होंने एक और संस्था बनाई जिसका नाम था लीसियम। क्या? लीसियम नाम की संस्था किसने बनाया? अरस्तु ने। उसके अलावा अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी, मतलब इनका जो कार्य करने की जो पद्धति थी वो कैसी थी? जो कार्य करने की पद्धति थी वो थी आगमनात्मक, ठीक है। कैसी थी? आगमनात्मक। एक होती है निम्नात्मक, मतलब जिसमें क्या होता है, निम्नात्मक पद्धति में क्या होता है, हम क्या सामान्य से विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। लेकिन जो आगमनात्मक पद्धति होती है इसमें क्या है, विशेष से सामान्य की तरफ नहीं, इसमें जाते हैं सामान्य से विशेष की तरफ, ठीक है। तो जो जैसे प्लेटो की जो क्या पद्धति थी, प्लेटो की निम्नात्मक पद्धति का यूज किया, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो कार्य करने की पद्धति में एक तो ये पद्धति आती है, दूसरी पद्धति कौन सी आती है? विशेषता वाली पद्धति। कौन सी? मतलब ऐतिहासिक या तुलनात्मक दृष्टिकोण, ठीक। जैसे
क्या है, जैसे इन्होंने न्यायिक राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो क्या है, ऐतिहासिक उत्पत्ति सिद्धांत की, वो कैसा है, ऐतिहासिक उत्पत्ति सिद्धांत है, ठीक है। उसके अलावा उद्देश्य परक है, मतलब कोई भी चीज जो दे रहे हैं वो क्या है, उद्देश्य परक है, ठीक है। उस चीज के पीछे देखो, किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, जैसे राज्य की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, ठीक है। तो इनका जो कार्य करने का सिद्धांत वो कैसा है, उद्देश्य परक है। उसके अलावा विश्लेषणात्मक, मतलब किसी भी चीज को क्या है, जो जो कार्य करते हैं उसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया और मान लिया, नहीं, ये क्या करते हैं, उस चीज का विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो इनकी जो कार्य करने की पद्धति वो कैसी है, विश्लेषणात्मक पद्धति है, ठीक। ये एक सामान्य परिचय है, इसमें मतलब कार्य करने की पद्धति, बस आप परिचय में इतनी चीज़ याद रखो, अगर परिचय पूछा जाता है तो आप इतना सफिशिएंट। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कार्य करने की पद्धति क्या क्या है। अब इनकी कुछ फेमस रचनाएं जैसे द पॉलिटिक्स, ठीक है। अब 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो रचना का नाम बता, मतलब किसने, अरस्तु की। इसमें क्या है का राजनीति शास्त्र का वर्णन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है, पॉलिटिक्स किताब के बारे में आप विवेचन कर दो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ऑन द साइंसेज, स्पेसीज एंड जीन्स, ठीक है। उसके अलावा डिस्कशन, उसके अलावा द ऑर्डर ऑफ द रिथोरिक, ठीक है, समरिक प्रॉब्लम्स ऑन मोशन, ठीक है। तो ऐसी इनकी बहुत सारी रचनाएं, अगर आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स में, तो आप 3 रचनाएं लिख दो और इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इनका जो अरस्तु का राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो अरस्तु का राज्य उत्पत्ति सिद्धांत है, इसकी जो हमें व्याख्या मिलती है वो कहाँ मिलती है, इसका जो उल्लेख मिलता है इनके ग्रंथ पॉलिटिक्स में मिलता है, ठीक है। तो जो अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत है वो क्या है, देखो अरस्तु क्या है, मनुष्य को सामाजिक मानते हैं, ठीक है। कैसा, अरस्तु जो व्यक्ति है उसको कैसा प्राणी मानते हैं, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानते हैं। तो राजनीतिक प्राणी, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होने के कारण उसकी क्या है, कुछ आवश्यकताएं, और जो आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे आवश्यकता क्या है, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं, ठीक है। तो उनकी जो पूर्ति है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो राज्य का, देखो इससे प्राचीन में क्या था, राज्य के 2 सिद्धांत थे, कौन कौन से, एक तो देवी सिद्धांत था, जैसे कि अपन पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते आते हैं, राजा क्या है, देवी सिद्धांत, मतलब राजा देवदूत है, मतलब बहुत सारे ऐसी फिलॉसफी निकल के आती हैं। तो ऐसा क्या है, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, कौन कौन सी, एक तो राजा को कई जगह देवता माना गया है। उसके अलावा दूसरा सिद्धांत ये है, दूसरा क्या है, समझौता, समझौता का सिद्धांत। समझौता का सिद्धांत जैसे कि हम पढ़ते हैं किसमें, अब अपना जब वैदिक युग पढ़ते हैं, ठीक, तो वैदिक युग में देखते हैं राजा को क्या है, बहुत सारे लोग मतलब एक क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, चुन के उसको राजा बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके 2 सिद्धांत निकल के आए प्राचीन समय में, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे अपन चाणक्य को पढ़ेंगे, तो चाणक्य राजा को क्या मानता है, देवी सिद्धांत मानता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, 2 सिद्धांत निकल के आते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, अरस्तु का जो राज्य संबंधी सिद्धांत है वो क्या है, ना तो देवी सिद्धांत है और ना ही समझौतावाद सिद्धांत है। ये कैसा सिद्धांत है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। अब जो राज्य के मूल वैचारिक आधार क्या है, देखो राज्य का जो मूल वैचारिक आधार अरस्तु क्या मानता है कि मानव है, ठीक है। मानव की मूल प्रवृत्ति क्या है, 2 चीजें, एक तो क्या है, भौतिक संसाधन, कौन से, भौतिक संसाधन की पूर्ति, और दूसरी यौन आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो भौतिक संसाधन की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, वो संपत्ति और दास, ठीक है। और यौन आवश्यकताओं के लिए वो क्या करता है, स्त्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जब ये आवश्यकताएं, जब इन 2 आवश्यकताओं से क्या होता है, परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। और परिवार का निर्माण होता है तो बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं, गांव बनता है, और गांव से क्या बनता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। तो जो राज्य की उत्पत्ति है वो क्या है, प्राकृतिक है। कैसी है, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं कौन कौन सी, 2 भौतिक आवश्यकताएं, यौन आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकता क्या है, जैसे संपत्ति और दास,
और यौन आवश्यकता है क्या है, जैसे स्त्री। और जब ये दोनों मिलते हैं तो परिवार बनता है। परिवार क्या होता है, परिवार की कई मूलभूत ज़रूरतें एक परिवार से पूरी नहीं होती, तो बहुत सारे परिवार मिलते हैं, तो इस तरीके से गांव बनता है। और गांव, जब बहुत सारे गांव मिलते हैं तो राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो राज्य का जो मूल वैचारिक सिद्धांत क्या है, वो है प्राकृतिक। अब राज्य की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब राज्य की प्रकृति कैसी, एक तो राज्य प्राकृतिक है। राज्य कैसा है, प्राकृतिक है। अरस्तु राज्य को कैसा मानता है, प्राकृतिक है, क्योंकि मानव है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, और इस तरीके से राज्य बनता है। ठीक है, उसके अलावा राज्य सर्वोच्च समुदाय। देखो राज्य को क्या है, अरस्तु क्या मानता है, राज्य को सर्वोच्च मानता है। किस तरीके से सर्वोच्च मानता है, देखो मानव जो सबसे ऊंची संस्था है, मानव से मिलकर बना परिवार, परिवार से गांव बना, और सब गांव से क्या बना, राज्य बना। तो राज्य क्या है, सर्वोच्च संस्था हो। ठीक है, उसके अलावा राज्य व्यक्ति से पहले। अरस्तु है वो क्या मानता है, बहुत सारे मतलब या राज्य व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अगर राज्य नहीं है तो मनुष्य क्या है, या तो पशु है और या फिर देवता है। तो क्या है, यहाँ पर राज्य को क्या है, ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ठीक है, उसके अलावा राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। अरस्तु ये कहता है जो राज्य का विकास हुआ है वो क्रमिक हुआ है। ठीक है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से होता गया। ठीक है, उसके अलावा राज्य प्रकृति में सामयवी है। प्रकृति में सामयवी मतलब, प्रकृति में सामयवी मतलब राज्य को क्या मान रहा है, वो जीवित इकाई मान रहा है। क्या मान रहा है, जीवित इकाई मान रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गए राज्य की प्रकृति एवं विशेषता। अब राज्य के कार्य और लक्षण। राज्य का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, राज्य का मुख्य जो कार्य है वो क्या करना, देखो एक तो मानव है। ठीक है, मानव को क्या चाहिए, कल्याण। तो राज्य का जो मुख्य कार्य है वो क्या करना, मनुष्य जो उसमें निवास कर रहे हैं उनका कल्याण करना। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा जो मुख्य कार्य है वो है, राज्य क्या करेगा, जो व्यक्ति हैं या फिर जो उसमें मानव निवास कर रहे हैं उनका क्या करना, सर्वोत्तम गुणों का विकास करना, मतलब उनमें उत्तम गुणों का विकास करना। ठीक है, उसके अलावा बौद्धिक एवं नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। किसकी, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए राज्य कार्य करेगा। उसके अलावा राज्य का मुख्य कार्य क्या है, अच्छाई को प्रोत्साहन करना। ठीक है, उसके अलावा अवकाशपूर्ण जीवन, जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। ठीक है, कार्य कर रहा है, अवकाशपूर्ण जीवन मतलब ये नहीं है राज्य का कि कोई व्यक्ति कार्य कर चुका है। ठीक है, उसके अलावा उसका कार्य का ऐसा नहीं कि कार्य छुट्टी पे चला गया फिर राज्य उसकी देखभाल, नहीं। क्या है, कोई कार्य व्यक्ति जब कार्य कर रहा है, ठीक है, उसी समय क्या करना, उसको अवकाश देना, जिससे वो क्या कर रहा है, अपना क्या कर रहे हैं, जो सर्वोत्तम गुण हो, जो बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं के लिए जैसे बहुत सारे गुणों का विकास वो कर सके। अब क्या है, देखो जो इनकी जो सिद्धांत है, राज्य संबंधी सिद्धांत है, उसकी बहुत सारी आलोचना है। क्योंकि एक बात बताओ, राज्य की अवधारणाएं कैसी, एक तो काल्पनिक और अव्यवहारिक। जो राज्य की जो अवधारणा है वो इनकी कैसी है, काल्पनिक और अव्यवहारिक है। क्योंकि ये राज्य को क्या है, सबसे पहले तो राज्य को कैसे मानते हैं, राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक मानते हैं, लेकिन राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक नहीं जो इनकी अवधारणा है वो कैसी, काल्पनिक और अव्यवहारिक है। उसके अलावा दूसरा क्या है, परिवार प्रथम सामाजिक संगठन नहीं है। देखो सबसे पहले ऐसा नहीं था कि परिवार बना, नहीं, परिवार से पहले व्यक्ति क्या था, जैसे आदि मानव जीवन में पढ़ते हैं, व्यक्ति कैसा रहता, जंगलों में रहता। ठीक है, तो मतलब पहले व्यक्ति का विकास हुआ तो उसकी आवश्यकता हुई, फिर परिवार बना। ठीक है, ना कि परिवार पहले बना। ठीक है, तो उसके अलावा राज्य द्वारा नैतिकता का विकास कैसा था, उसके अलावा जो राज्य द्वारा नैतिकता का विकास है वो कैसा अनुचित है। देखो कोई भी, देखो नैतिकता क्या है, मानवीय गुण है। ठीक है, नैतिकता कैसा है, मानवीय गुण है, ये कोई राज्य आपको इसकी डायरेक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो जो राज्य क्या है, नैतिकता का विकास कैसा है, अनुचित है। उसके अलावा राज्य व्यक्ति से पहले नहीं है। देखो मानवीय गुण क्या है, सर्वोपरि है। अब क्या कह रहा है, जो अरस्तु क्या कह रहा है, या तो व्यक्ति कैसा होगा, राज्य में होगा। ठीक है, अगर वो राज्य में नहीं है तो वो कैसा होगा, पशु या देवता मानता है। तो इस तरीके से क्या है, व्यक्ति की अवहेलना की जा रही है, राज्य व्यक्ति से पहले नहीं है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति पहले आया है।
लेकिन अरस्तु क्या कह रहे हैं, नहीं राज्य पहले है, ठीक। तो ये बात बहुत से लोग खंडन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा। देखो जो राज्य है उसमें क्या है, राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा। राज्य की व्याख्या कर रहे हो लेकिन राजनीतिक उसमें तत्व कोई नहीं है, ठीक है। जैसे ना तो लोकतंत्र की बात की गई ना कुछ भी, इसमें एक सामाजिक संगठन की बात की गई बस, कि समाज बना, समाज से मिलके गांव बने और इस तरीके से राज्य का निर्माण हो गया। लेकिन भैया राजनीतिक तत्वों की तो बात करो कि लोकतंत्र कैसे बना, राजतंत्र कैसे बना, मतलब किस तरीके से, तो वो सब चीज़ों की व्याख्या करना यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अरस्तु का न्याय संबंधी सिद्धांत। अब हम बात करते हैं जो अरस्तु का जो न्याय संबंधी सिद्धांत है वो उनकी पुस्तक कौन सी है, रिटोरिक में इस चीज़ का वर्णन। कौन सी पुस्तक, रिटोरिक में इस चीज़ का वर्णन। अब देखो अरस्तु क्या मानता है, देखो अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है, विवेकपूर्ण व्यवहार ही क्या है, न्याय है। देखो क्या होता है, मानव है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या चाहता है राज्य से कि उसका कल्याण हो सके, ठीक है। और कल्याण कैसे होगा, तो जो भी राज्य है उसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है, न्याय। जब लोगों को न्याय मिलेगा, जब न्याय की प्राप्ति होगी तो वो क्या है, राज्य कैसा होगा, कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है, राज्य होगा, ठीक है। तो अब कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जा सकेगा, उसके लिए क्या हो, एक तो सद्गुण हो। कौन सा सद्गुण हो, बुद्धि और विवेक, और विवेक, ठीक। कौन से सद्गुण हो, बुद्धि और विवेक, ठीक। जब ये दो सद्गुण मिल जाएंगे तो क्या है, विवेकपूर्ण व्यवहार, कैसा, विवेकपूर्ण व्यवहार ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो अरस्तु दो प्रकार के न्याय मानता है, एक तो सामान्य न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय, ठीक है। कौन कौन से, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। अब सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय होता क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं हम, ठीक। देखो सामान्य न्याय क्या होता है, जैसे कैसे, जैसे सामान्य न्याय क्या होता है, मतलब ये प्राकृतिक और सार्वभौमिक होते हैं। जैसे एक मानव दूसरे मानव के लिए करता है, ठीक है, जैसे आचरण कि दूसरे व्यक्ति को क्या सम्मान देना, ठीक है। तो जो सामान्य न्याय है वह जैसे कोई आपके सामने आ रहा है, आप उसको सम्मान दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य न्याय है। उसके अलावा सुरक्षा, ठीक है, किसी को क्षति ना पहुंचाना, राह चलते पता चला किसी ने पत्थर मार दिया, नहीं, ये क्या है, सामान्य न्याय। ये कैसी मानवीय गुण है, ठीक है, सदाचार, ठीक है, दूसरों का सम्मान करना, मानवता की भावना करना, तो ये क्या है, सामान्य गुण है, ठीक है। ये राज्य के लिए कैसे है, जरूरी। उसके अलावा कुछ विशिष्ट न्याय होता है। विशिष्ट न्याय कैसा, ये क्या है, ये देता है राज्य नागरिकों को। कौन देता है, राज्य देता है नागरिकों को। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है वितरणात्मक और दूसरा होता है सुधारात्मक, ठीक। वितरणात्मक न्याय क्या होता है, जैसे राज्य क्या है, शक्ति देगा, संपत्ति देगा, पद देगा, संसाधन देगा। जो शक्ति, संपत्ति, पद और संसाधन है इनका वितरण किस तरीके से करेगा, विवेकपूर्ण और योग्यता के आधार पर जब किया जाता है तो इसको वितरणात्मक न्याय बोलते हैं, ठीक। और दूसरा होता है सुधारात्मक, ठीक है, या प्रतिकारात्मक, ठीक है। अब देखो कोई भी राज्य है, अब जैसे राज्य में रहने वाले मानव है तो उनको जो संपत्ति है, जीवन है, अधिकार है, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए क्या है, सुधारात्मक न्याय की जरूरत है, ठीक है। तो सुधारात्मक न्याय के लिए क्या करते हैं, दंड पूर्ति की व्यवस्था की जाती है, फौजदारी और दीवानी व्यवस्था की जाती है। तो जो सुधारात्मक न्याय वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऐच्छिक न्याय, दूसरा होता है अनैच्छिक न्याय। ऐच्छिक में क्या होता है, समझौता करना या क्षतिपूर्ति। किसी ने भैया तुम्हारा मतलब किसी ने तुम्हारा जैसे मकान ही तोड़ दिया, ठीक है, मतलब काम बिना वजह से, तो क्या करोगे, या तो आप उसके साथ समझौता कर लोगे या फिर राज्य क्या कराएगा, आपकी क्षतिपूर्ति कराएगा, ठीक है। एक होता है अनैच्छिक या, ठीक है, इसमें जैसे किसी ने तो हत्या कर दी या धोखा दिया या लूट कर दी, तो इसके लिए क्या होगा, अनैच्छिक में दंड व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो न्याय होता है, अरस्तु को जो न्याय सिद्धांत संबंध है
अरस्तु का जो न्याय संबंधी विचार है वह मूलतः किस पर डिपेंड है? विवेकपूर्ण व्यवहार पर। ठीक है, तो जो न्याय के मुख्यतः आधार क्या क्या है? अरस्तु की जो न्याय के आधार हैं, इसमें न्याय के आधार क्या है? न्याय के क्या क्या आधार हैं? एक तो मानवीय व्यवहार होगा सबके साथ, ठीक है, जो भी राज्य में रह रहे हैं, मानवीय व्यवहार, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है? बढ़ने के अवसर। क्या है? बढ़ने के अवसर। और जो पद, शक्ति, ठीक, का वितरण किस तरीके से होगा? अनुपातिक रूप से। मतलब ऐसा नहीं कि भेदभावपूर्ण राज्य बांट दे, ठीक है। उसके बाद जो भी व्यक्ति रह रहा है राज्य में, उसके क्या है? संपत्ति की रक्षा करना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है, जीवन और संपत्ति की रक्षा। तो इस तरीके से क्या हो गया? अरस्तु का अगर आपसे न्याय संबंधी विचार पूछा जाता है तो ये इनकी पुस्तक रेटोरिक में इसका वर्णन मिलता है। जो अरस्तु का जो न्याय है वो क्या है? विवेकपूर्ण व्यवहार पर डिपेंड है। अरस्तु के दो प्रकार के न्याय हुए हैं, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय में क्या होता है? जैसे मानवीय गुण क्या है? जैसे दूसरों का सम्मान करना, सदाचार की भावना करना, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आचरण में शुद्धता लाना, ठीक है, किसी को कष्ट न पहुंचाना या मानवीय गुणों को बढ़ाना, इस तरीके के ये सारे सामान्य न्याय, ठीक है। उसके अलावा कुछ विशिष्ट न्याय होते हैं। विशिष्ट न्याय क्या होता है? ये क्या करता है? ये राज्य नागरिकों को देता है। ये वितरणात्मक और सुधारात्मक होते हैं। वितरणात्मक मतलब जो राज्य के पास जो शक्ति है या राज्य के पास जो संपत्ति है या पद है या संसाधन है, उनका वितरण किस प्रकार करेगा? विवेकपूर्ण वितरण और योग्यता के आधार पर जब किया जाता है तो उसको वितरण पूर्ण न्याय बोलते हैं। दूसरा सुधारात्मक न्याय, मतलब अगर राज्य के में रहने वाले जो मानव हैं उसकी जो संपत्ति या जीवन या अधिकार को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए सुधारात्मक न्याय है। और वो दो तरीके के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या होता है? समझौता और क्षतिपूर्ति हो जाती है। अनैच्छिक में दंड का प्रावधान होता है, ठीक है। तो ये अरस्तु का मूलतः न्याय संबंधी विचार हो गया, ठीक है। अब प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में भिन्नता है। क्या है? प्लेटो क्या है? प्लेटो क्या मानता है? न्याय कर्तव्यों की पूर्ति है। न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्तव्य उनकी पूर्ति करना ही न्याय मानता है, ठीक है। उसके अलावा नैतिक व्यवस्था है न्याय, ठीक है। मतलब जैसे गांधी का सिद्धांत है ना न्याय के लिए, मतलब पुलिस नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होनी चाहिए, राज्य नहीं होनी चाहिए, उस तरीके से जो प्लेटो है वो नैतिक व्यवस्था मानता है कि आदमी के अंदर से जब ऐसी भावना होगी कि गलत नहीं करेंगे, अंतरात्मा जब क्रिमिनल सोच ही नहीं रखेगी, तो ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी राज्य की, पुलिस की, प्रशासन की, दंड की। तो ये क्या है? नैतिक व्यवस्था के रूप में मानता है। उसके अलावा ये न्याय को क्या है? आध्यात्मिक मानते हैं। उसके अलावा न्याय कैसा है? आंतरिक गुण है। जो गांधी जी क्या, मतलब गांधी को पढ़ा है तो गांधी जी क्या राज्य के खिलाफ थे। वो जो कहते थे आपको क्या करना है? मानवीय गुणों की बढ़ाओ, मतलब आदमी खुद ही क्राइम नहीं करे। आदमी में जब मानवतावादी मूल्य अत्यधिक होंगे तो वो क्या है? तो जो प्लेटो की जो फिलॉसफी है वो पूरी तरीके से क्या है? आंतरिक है और आध्यात्मिक है। लेकिन अरस्तु इन सब चीज़ों को नहीं मानते। अरस्तु कहते नहीं नहीं नहीं, न्याय क्या है? अधिकारों की रक्षा है। मतलब न्याय को अरस्तु क्या मानता है? अधिकारों की रक्षा है, ठीक है। आप किसी, मतलब क्या है न्याय? देखो आप, मतलब कोई भी अपराध अपने प्रति जो महसूस नहीं करना चाहते हो वो दूसरों के प्रति भी ना करो, तो वही क्या कहलाता है? तो न्याय क्या है? अधिकारों की रक्षा है। उसके अलावा कानूनी व्यवस्था का जो समर्थन करते हैं, मतलब दीवानी और फौजदारी कानून होने चाहिए अगर कोई भी क्या है? कानून का उल्लंघन करता है। अगला क्या है? न्याय व्यवहारिक है, ठीक है। कैसा है? ये आध्यात्मिक कंसेप्ट नहीं है। न्याय कैसा है? व्यवहारिक कंसेप्ट है। समाज में रहोगे तो अपराध भी होंगे तो उसके लिए कानून भी बनाने पड़ेंगे। तो अरस्तु क्या मानता है? इसको व्यवहारिक मानता है। दूसरा, इसको न्याय क्या है? बाह्य कारक, ना कि आंतरिक, ठीक। अब पढ़ते हैं हम क्या अरस्तु के जो
क्रांति संबंधी विचार है उनका, इसमें पढ़ेंगे कैसे, अर्थ क्या होता है, कारण क्या है, उपाय क्या है, और आलोचना करेंगे इसकी, और इसका स्वरूप किस तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अरस्तु ने जो तुम्हारी क्रांति संबंधी विचार थे, तो अरस्तु क्या कहता था कि क्रांति की डेफिनेशन क्या होती है। क्रांति की डेफिनेशन होती है कि किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, क्रांति कहलाती है। ठीक है, लेकिन अरस्तु क्या करते हैं, इस क्रांति को एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। अरस्तु ये बोलते हैं कि राज्य के संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसमें, संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, क्रांति कहलाती है। ठीक है, तो अरस्तु ये कह रहे हैं कि देखो राज्य में कुछ भी छोटा छोटा सा भी चेंज हो तो वो क्या होता है, क्रांति का रूप मानते हैं। कौन, अरस्तु। अब जो अरस्तु का जो क्रांति संबंधी विचार है वो कहाँ पे मिलता है, इनकी जो पुस्तक है द पॉलिटिक्स में इसका वर्णन मिलता है। कारण क्या है, देखो क्रांति के कई कारण है। ठीक है, क्या क्या कारण है, जैसे राजनीतिक अत्याचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, वर्तमान स्वरूप हो गया, उसके अलावा शासक वर्ग में आपसी कलह, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे क्या होता है, क्रांति की भावना पैदा होती है। ठीक है, अब उसके अलावा जो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पढ़ क्या रहे थे कि अरस्तु की जो राजनीतिक विचार है, ठीक है, वो क्या है, एक तो क्या कह रहे हैं कि राज्य के संविधान में या शासन के किसी भी प्रकार, मतलब एक मंत्री भी हट गया तो क्रांति हो गई, संविधान में थोड़ा सा चेंजेस हो गया, क्रांति हो गई। तो जो अरस्तु की जो क्रांति संबंधी डेफिनेशन है वो काफ़ी नैरो है, मतलब बहुत छोटे, जैसे संविधान का अध्याय परिवर्तन हो गया, ठीक है, पद में परिवर्तन हो गया, राजा में परिवर्तन हो गया, स्वरूप में परिवर्तन हो गया, तो ये सब क्या है, क्रांति के स्वरूप मानते हैं कौन, अरस्तु। लेकिन क्रांति की जो रियल डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर जब परिवर्तन हो तब हम उसको क्रांति बोलते हैं। ठीक है, जैसे फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो रूस की क्रांति भी पढ़ते हैं, तो ये सारी क्या है, क्रांति है। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति, तो एक आमूलचूल जब परिवर्तन होता है तो उसको क्रांति बोलते हैं। लेकिन जो अरस्तु है वो क्या है, छोटे से परिवर्तन, मतलब एक छोटा सा चेंजेस भी अगर आ जाता है प्रशासन में और राज्य में तो उसको क्रांति की डेफिनेशन दे देते हैं। अब वो क्रांति के कारण क्या क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार को कारण मानते हैं, वर्तमान स्वरूप को कारण मानते हैं, जनता, उसके अलावा शासक वर्ग में आपसी कलह क्रांति का। अब क्रांति के प्रकार, जो अरस्तु है वो क्रांति के कई प्रकार हैं, जैसे क्या है, सबसे पहले एक होती है रक्तहीन क्रांति। क्या, रक्तपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति, मतलब एक होती है रक्तहीन जिसमें रक्त की एक बूंद न बहे लेकिन क्रांति हो जाए, जैसे इंग्लैंड की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, रक्त की एक बूंद नहीं बहती लेकिन क्रांति, मतलब शासक बदल जाता है। ठीक है, तो एक रक्तहीन और रक्तपूर्ण मतलब रक्त रंजित क्रांति, जैसे कि हम फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारी क्या बोलते हैं रूस की क्रांति पढ़ते हैं, तो ये क्या है, रक्तपूर्ण क्रांति है। ठीक है, उसके अलावा आंशिक क्रांति और पूर्ण क्रांति, मतलब कोई छोटा अमूल एक छोटा जब चेंजेज आता है तो उसको आंशिक क्रांति बोलते हैं। जब पूर्ण परिवर्तन, राज्य में बहुत बड़े लेवल में परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, शासक बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण क्रांति बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मतलब सब कुछ बदलना, जैसे शासक भी बदल जाए, पूरा मंत्रिमंडल चेंजेस हो जाए, संविधान बदल जाए, ठीक है, जब सारी चीज़ों में चेंजेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण क्रांति। और जब क्या है, आंशिक क्रांति क्या होती है, जब कोई मतलब इतनी सारी व्यवस्था में से कोई एक आध चीज़ जब बदल जाए, जैसे कि शासक बदल जाए, ठीक है, या संविधान में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, आंशिक क्रांति कहलाती है। फिर होता है व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत क्रांति, मतलब व्यक्तिगत क्रांति और अव्यक्तिगत क्रांति, मतलब जिसमें व्यक्ति भाग ले तब क्रांति हो, ठीक है, और एक ऐसी क्रांति होती है जिसमें व्यक्ति भाग नहीं लेते लेकिन फिर भी बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या है, मतलब जो शासक रहते थे उनके घर की धोखा दे देते थे, ठीक है, तो उसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं रहता, लेकिन वो क्या है, अव्यक्तिगत क्रांति है। ठीक है, उसके अलावा
जन क्रांति, जब जनता क्रांति करती है तो उसको जन क्रांति बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्रांतियां अरस्तु ने बताई हैं, जैसे जन क्रांति, बौद्धिक क्रांति, जब बौद्धिक वर्ग क्रांति करता है तो उसको बौद्धिक क्रांति भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्रांति को रोकने के उपाय, अब क्या कह रहा है रोकने के उपाय क्रांति, अरस्तु क्या कह रहा है क्रांति को रोकने के उपाय बता रहा है। उसमें क्या क्या बता रहे हैं वो, जनता में जागृति उत्पन्न करना। मतलब क्या है, जनता को जब जागृति होगी, शिक्षित होगी, तो वो क्या है, जनता क्रांति नहीं करेगी। ठीक है, उसके अलावा परिवर्तनकारी शक्तियों पर रोकथाम करना। अब जो परिवर्तनकारी शक्तियाँ, जैसे राज्य क्या करेगा, पता लगाएगा कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जो मतलब जो क्रांति के लिए मतलब एक तरीके का क्या है, क्रांति भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों को जब पता लगाएगा तो उन्हें रोकथाम करेगा। ठीक है, उसके अलावा अधिकारी वर्ग की सेवा का निर्धारण, मतलब जितने भी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका क्या है, एक फिक्स टेन्योर कर दिया जाएगा। तो क्या है, क्रांति का देखो, एक जब डिक्टेटरशिप कब आती है, जब कोई आदमी को क्या है, उसका पद हमेशा के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्रांति करने का एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। उसके अलावा विरोधी वर्ग के शासक वर्गों में समानपन, जो विरोधी हैं, सत्ता के जो विरोधी है, जो शासक के विरोधी हैं, उनको क्या करना, शासन में समान पद पर बिठाना। ठीक है, जिससे क्या है, वो विरोध नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा जनता को भावी खतरों की सूचना, देखो एक सबसे बड़ा ये रहता है कि जनता के मन में भय, हमेशा जनता के मन में इस चीज़ को डर बिठा के रखो कि आप पे आक्रमण होने वाला है। ठीक है, आप जैसे आज के डेट में हम देखते हैं, मतलब क्या है, गवर्नमेंट जैसे भारत में ही देखो, मतलब ऐसा भय कराया जाएगा जैसे चीन का आक्रमण होने वाला है या पाकिस्तान का आक्रमण होने, मतलब युद्ध होने वाला है। तो आदमी में क्या है, गतिशीलता रहती है। ठीक है, तो जनता में जब भय रहेगा तो वो क्रांति नहीं करेगा। ठीक है, क्या उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी। तो ये क्या है, क्रांति की। अब जैसे मतलब मैं इस चीज़ को थोड़ा अगर भी, जैसे आज बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, ठीक है, जैसे बेरोजगारी, भुखमरी, ठीक है, लेकिन वो सारी समस्याएं एक तरफ, राष्ट्रवाद जब मुद्दा बनता है तो ऐसी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। तो वही है कि जब जनता को जब भावी खतरों की हम सूचना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रांति को रोकने के उपाय में शामिल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आलोचना क्या है। अब एक बात बताओ, मतलब एक तो अरस्तु क्रांति का ज्ञान दे रहे हैं, क्रांति क्या है ये सब, मतलब ऐसी सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो निरंकुशता को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि राज्य और जो शासन का संचालन कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं, निरंकुश तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अरस्तु क्रांति की बुराई की नज़र से देखते हैं। अरस्तु जो राज्य में क्रांति है, मतलब अरस्तु की नज़र में सबसे प्रायोरिटी पे कौन है, राज्य, सबसे प्राथमिकता पे कौन है, राज्य। तो अरस्तु इतनी प्राथमिकता उसको दे रहे हैं कि उसकी जो क्रांति की बुराई को नज़र से देखता है। लेकिन ऐसा नहीं, क्रांति हमेशा बुराई वाली नहीं होती, क्रांति कभी कभी अच्छाई वाली भी होती है। ठीक है, क्रांति से सोसाइटी में परिवर्तन आता है, लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होती है। ठीक है, तो उसके अलावा क्रांति शब्द का प्रयोग केवल संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन के अर्थ में किया गया है। आमूलचूल परिवर्तन नहीं, मतलब छोटे चेंजेस, जैसे स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, उसके अलावा राजा परिवर्तन हो जाए। ठीक है, उसके अलावा पद में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के परिवर्तन को वो क्या मानता है, क्रांति मानता है। ठीक है, अब अरस्तु के जो कानूनी संबंधी विचार हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या कानूनी संबंधी विचार। अब जो कानूनी संबंधी विचार है वो क्या है, अरस्तु का जो कानून है वो क्या है, विवेक का रूप ही कानून है। देखो विवेक क्या है, सद्गुण है। अब जो अरस्तु है वो विवेक को क्या मान रहा है, विवेक के रूप को ही कानून मानता है। कैसे, जैसे कोई मानव है, ठीक है, उसमें क्या है, अच्छा गुण होंगे और बुरे होंगे। अच्छे गुण कैसा, जैसे विवेक होगा। बुरा गुण क्या होगा उसमें, जैसे तृष्णा, लालसा, ईर्ष्या, घृणा, ये सारे क्या होंगे, बुरे गुण होंगे। ठीक है, तो जो तृष्णा हो गई, लालसा हो गई, ईर्ष्या के कारण मनुष्य क्या करता है, दुराचार करता है। लेकिन अगर उसके पास मान लो कि विवेक, बुद्धि, ज्ञान, ये सारे जब गुण होंगे तो वो क्या करेगा, दुराचार या फिर बुरे काम नहीं करेगा। ठीक है,
तो ऐसे कानून क्या करेगा, ऐसे विवेकपूर्ण नियम जो क्या करेंगे, बुराई को रोकने का काम करेंगे, उनको ही क्या कहता है अरस्तु, कानून कहता है। ठीक है, और कानून राज्य का क्या होता है, मूल आधार होता है। ठीक है, कानून क्या है, राज्य का मूल आधार। अब कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो कानून का जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, एक तो क्या है, मनुष्यों को सदाचार और संयमी और अनुशासित बनाने के लिए। ठीक है, क्या है, सदाचारी हो, संयमी हो और अनुशासित हो। ठीक है, इसलिए कानून की जरूरत पड़ती है। दूसरी कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, स्वार्थ तथा वासनाओं से प्रेरित ना हो। ठीक है, समाज है वो स्वार्थ और वासनाओं से प्रेरित ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि एक आदमी सारी चीज़ें की डिमांड करने लगे। ठीक है, उसके अलावा अपराध और अन्याय को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कानून के स्रोत क्या क्या होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत स्रोत, दूसरा होता है अव्यक्तिगत स्रोत। व्यक्तिगत स्रोत क्या होता है, मतलब जिसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे क्या है, विधि निर्माण। व्यक्तिगत स्रोत में हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या हुआ, अपना संविधान बना दिया। ठीक है, मतलब लोगों ने मिलकर क्या बनाया, संविधान बना दिया। ठीक है, जिसमें कुछ रूल रेगुलेशन लिमिटेशन रख दी, वो क्या हो गए, कानून के व्यक्तिगत स्रोत हो गए। लेकिन जो अव्यक्तिगत स्रोत है, जैसे प्राकृतिक नियम हो गए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे समाज के जो प्राकृतिक नियम है, जैसे कोई मतलब लिंग, जाति, धर्म। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा जैसे परंपराएं हो गई, बहुत सारी जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं वो चली आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अव्यक्तिगत कानून होगा। ठीक है, कानून के स्रोत कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। ठीक है, जैसे प्राकृतिक नियम बहुत सारे। ठीक है, अब क्या होता है, अब कानून के जो स्वरूप है उसमें सामान्य कानून होता है, विशिष्ट कानून होता है। ठीक है, सामान्य कानून क्या होते हैं, सामान्य कानून जैसे सार्वभौमिक होते हैं, मतलब वो चाहे कोई लिंग, कोई भी लिंग हो, कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबके लिए एक से होते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक होते हैं, उनको बोलते हैं सामान्य कानून। एक होता है विशिष्ट कानून, मतलब विशेष वर्ग के लिए, जैसे SC/ST का एक्ट है। ठीक है, तो वो क्या विशिष्ट वर्ग के लिए एक कानून बनाते हैं। जैसे सामान्य कानून, जैसे महिला सुरक्षा अधिनियम हो गया तुम्हारा, मतलब विशिष्ट, जैसे महिला सुरक्षा अधिनियम का में आएगा, विशिष्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन अब जो सामान्य कानून है, जैसे हमारी IPC हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य, मतलब कोई भी अपराध करोगे IPC की धारा आप पर लगेगी, चाहे फिर आप कोई भी हो, लिंग, जाति, धर्म किसी के भी हो। ठीक है, उसके अलावा कानून का महत्व क्या है, कानून का महत्व भ्रष्टाचार को समाप्त करना। ठीक है, दुराचार को समाप्त करना, नागरिकों का कल्याण करना, ये क्या है, कानून का महत्व। अब बात करते हैं संविधान, किसकी, संविधान की। संविधान का वर्गीकरण क्या है, अरस्तु है वो संविधान को राज्य का क्या मानता है, अनिवार्य अंग मानता है। क्या है कि संविधान क्या है, राज्य का अनिवार्य अंग है। ठीक है, और ये इस चीज़ की व्याख्या वो उसमें करते हैं अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, संविधान की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अरस्तु, देखो क्या होता है, संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, कि मतलब राज्य या शासन क्या करेगा, ऐसे नियम बनाएगा, कैसे, ऐसे नियम बनाएगा जिससे क्या हो, जो शासन की व्यवस्था है, ठीक है, वो सुचारू रूप से चल सके। इसलिए हमको क्या होती है, संविधान की जरूरत होती है। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या, प्रथम व्याख्या क्या है, राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के लिए क्या हो, विशेष नियमों का नाम ही क्या होता है, संविधान है। ठीक है, इसलिए जो संविधान को क्या मानता है, संविधान एक जीवन पद्धति है। क्या है, एक जीवन पद्धति है। ठीक है, द्वितीय
राज्य के प्रशासन की व्यवस्था का नाम क्या है? संविधान है। ठीक, पहले में क्या मानता है? राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जो जीवन निर्वाह के विशेष नियम है, ठीक है, जीवन निर्वाह के जो विशेष नियम है वो मानता है। फिर द्वितीय क्या मानता है? कि राज्य के प्रशासन की व्यवस्था का नाम ही क्या है? संविधान। ठीक, अब संविधान का वर्गीकरण संख्यात्मक आधार पर, ठीक है, और नैतिक और गुणात्मक आधार पर। अब देखो, संविधान को बहुत सारे वर्गीकरण किए, ठीक है, जैसे शासकों की संख्या के आधार पर। अगर मान लो एक शासक है, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण है, तो उसको क्या बोलेंगे? राजतंत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? राजतंत्र। लेकिन अगर उसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण नहीं है, ठीक है, क्या है? जन कल्याण नहीं है, उसका क्या है? धन हासिल करना, सत्ता हासिल करना, तो उसको क्या बोलेंगे? निरंकुश तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? निरंकुश तंत्र बोलेंगे। उसके अलावा अगर कुछ लोग, मतलब कुछ लोग शासन कर रहे हैं और उनका जो उद्देश्य है कैसा है? जन कल्याण है, तो इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? कुलीन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अगर कुलीन तंत्र बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि मतलब कुछ लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य क्या है? धन और शक्ति हासिल करना, तो इसको बोलेंगे क्या? गुट तंत्र या धनिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब अनेक लोग शासन कर रहे हो लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो क्या है? जन कल्याण है, तो उसको बोलते हैं प्रजातंत्र। ठीक है, अगर उनकी स्वार्थ पूर्ति है तो इसको बहुतंत्र या लोकतंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र हम देख ही सकते हैं कि आज हमारे देश में क्या है, मतलब जो भी चुनाव जीत जाता है उसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण की नहीं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। इसलिए ये क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में आप ये मत एक्सपेक्टेशन रखो कि कोई लीडर चुन के जाएगा वो तुम्हारी सेवा करेगा, कभी नहीं ऐसा होता। ठीक है, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, बहुत बिरले होते हैं जो अब्दुल कलाम जैसे होते हैं, तो वो ही है। ठीक है, उसके अलावा नैतिक और गुणात्मक आधार पर। ठीक है, तो नैतिक और गुणात्मक आधार पर क्या होता है? एक तो संख्यात्मक आधार पर होता है, दूसरा होता है नैतिक और गुणात्मक आधार पर। मतलब जिस शासन सामान्य हित की पूर्ति के लिए किया जाता है या नहीं। नैतिक और गुणात्मक आधार पर क्या है? शासन जो सामान्य हित की पूर्ति के लिए किया जाए। ठीक है, किसके? सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब शासन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नैतिक और गुणात्मक आधार बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं शासन का चक्रीय सिद्धांत। देखो, अरस्तु का ये मानना था, अरस्तु क्या मानता था कि सत्ता में राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र, मतलब सत्ता एक स्थिर नहीं रह सकती, उसमें एक चक्र है। कैसा चक्र है? कि वो राजतंत्र से स्टार्ट होता है। कैसे? जैसे पहले, सबसे पहले राजा बनेगा, ठीक है, एक राजतंत्र आएगा। राजतंत्र जब, फिर क्या होता है? राजतंत्र जब एक राजा पे बहुत समय तक एक शक्ति बचती है तो वो क्या होता है? निरंकुश हो जाता है। इसका सब, इस चक्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रांस की क्रांति। आप जब पढ़ोगे, मतलब आपने पढ़ी होगी जो 2019 दे रहे होंगे, तो देखो फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ? सबसे पहले राजतंत्र था, लुईस 14, ठीक है, मतलब फिर उसके अत्याचार हुए तो लुईस 15-16 तो मार ही दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है? पूरा एक निरंकुश तंत्र आता है। ठीक है, उसके बाद निरंकुश तंत्र के बाद कुछ सब में पढ़े लिखे लोग क्या है, अपने आप को शासक बोलने लगते, तो एक कुलीन तंत्र आता है। ठीक है, फिर कुलीन तंत्र के बाद गुट, बहुत सारे गुट बन जाते हैं। ठीक है, फिर एक गुट तंत्र आता है। ठीक है, फिर गुट तंत्र के बाद आता है प्रजातंत्र। ठीक है, और प्रजातंत्र के बाद क्या आता है? लोकतंत्र आता है। और लोकतंत्र के बाद, मतलब मैं फ्रांस की क्रांति से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर नेपोलियन आ जाता है और फिर क्या आ जाता है? राजतंत्र आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? ये शासन का चक्रीय सिद्धांत देते हैं कौन? अरस्तु। लेकिन अब जो चक्रीय सिद्धांत दे तो दिया, लेकिन ये आज की डेट में व्यवहारिक है? नहीं है व्यवहारिक। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से देशों में राजतंत्र के बाद, मतलब ठीक है आया, लोकतंत्र आया, लेकिन आज हम देख रहे हैं आज राजतंत्र कहीं नहीं आया लोकतंत्र के बाद। काफ़ी समय से ये चीज़ हो रही है। तो क्या है, ये आज के समय में क्या है? अव्यवहारिक और अप्रासंगिक है। दूसरा अवैज्ञानिक है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या ठोस प्रमाण नहीं कि हाँ ऐसा हो ऐसा हो। आज के पूरे इतने 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 देश हैं, आज हम देख रहे हैं उनमें
कि मतलब ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक होकर नहीं इसके बाद यही आएगा, प्रजातंत्र के बाद क्या आएगा, लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र के बाद फिर राजतंत्र आएगा, ऐसी फिर उसके बाद वर्गीकरण राज्यों का ना होकर क्या है, सरकार का है। ये जो वर्गीकरण किया है वो राज्य का नहीं किया है, ये किसका किया है, सरकारों का परिवर्तन का किया है। ठीक है, तो ये चक्रीय सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नागरिक संबंधी विचार। जो प्लेटो है वो अरस्तु है, वो क्या है, नागरिक संबंधी विचार देते हैं। वो क्या कहते हैं, इस चीज़ का जो विवरण मिलता है वो कहाँ है, इनकी पॉलिटिक्स बुक में मिलता है। उसके अलावा अरस्तु ने नागरिकों की परिभाषा नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना कर दे रहे हैं। ठीक है, जो इनकी जो नागरिकों की परिभाषा है वो सकारात्मक या ब्रॉड लेवल की नहीं है, मतलब काफ़ी निम्न कोटि की परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं, कौन कौन से लोग नागरिक हो सकते हैं, नागरिक नहीं हो सकते, ये स्त्री को नागरिक नहीं मानते। ठीक है, उसके अलावा दास को नागरिक नहीं मानते। ठीक है, उसके अलावा विदेशी नागरिकों को राज्य का नागरिक नहीं मानते। बच्चे, ठीक है, जो बच्चे हैं वो भी राज्य के नागरिक नहीं, और जो वृद्ध काम से मुक्त हो चुके हैं वो भी राज्य के नागरिक नहीं है। और उसके अलावा जो राज्य से निष्कासित हो चुका है उसको भी राज्य का नागरिक नहीं मानते। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में कि राज्य नागरिक संबंधी विचार बताइए, या फिर मतलब अरस्तु के राज्य में कौन कौन नागरिक है या कौन कौन नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखो। उसके अलावा नागरिकों के लिए योग्यता, अब देखो कौन कौन नागरिक होगा, विवेकी व्यक्ति नागरिक होगा, जिसके पास क्या है, विवेक हो, राज्य की कार्यकर्ता हो, अवकाश प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, मतलब ये नागरिकता के लिए इन्होंने योग्यता रखी। ठीक है, उसके अलावा जिसके पास संपत्ति हो, ठीक है, क्या हो, संपत्ति हो, तो ऐसे लोग क्या होंगे, नागरिक होंगे। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की निम्न आलोचना, एक तो सीमित परिभाषा है। ठीक है, उसके अलावा ये सिद्धांत कैसा कठोर है, आधुनिक प्रजातंत्र में ये चीज़ लागू नहीं। आज कोई बोले कि नहीं आज स्त्री नागरिक नहीं होती, या फिर बच्चे नागरिक नहीं होते, या दास जैसी प्रथाएं, तो ये क्या है, एक संकुचित और कुंठित सिद्धांत है जो कि मानवतावादी मूल्यों पर आधारित नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो कि हमारी अब आएगी, उसमें क्या है, अरस्तु का जो दासता सिद्धांत है और मध्यम मार्ग का सिद्धांत, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका हम डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी जुड़े रहिए आप। थैंक यू।